हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो क्लास 9 का जो 5th चैप्टर है, यानी कि जो क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस का वो हमारा लास्ट चैप्टर डिस्कशन में चल रहा है। तो हमने कल जो यानी कि जो हमारी फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से लाइफ विदाउट राइट, जो बिना अधिकार के लाइफ किस तरीके से होती है, वो हमने डिस्कस किया था 3 एग्जाम्पल के थ्रू समझ करके। एक था हमारा पेरेशियन इन द जो ग्वांतानामो की जेल में था, उसको लेकर के एक उसका एग्जांपल हमने समझा था। दूसरा था हमारा जो सऊदी अरेबिया है, वहां पे जो लोगों के पास जो राइट्स नहीं है, उसके थ्रू हमने समझा था। और तीसरा हमने इसे देखा था कि जो कोसोवो में जातीय नरसंहार हुआ था उसके बेस पे। ये 3 एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास राइट्स नहीं है तो उसका लाइफ किस तरीके से होता होगा। फिर हमने ये समझा था कि डेमोक्रेसी में राइट्स कौन कौन से मिलते हैं और क्या आवश्यकता है डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट्स के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी आज की जो दूसरी पार्ट की जो वीडियो, उसमें हम डिस्कस करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फिर राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। और जो इसका पार्ट थर्ड वीडियो होगा उसमें हम ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो कल तो हमने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी क्या किया था, तो डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हमारा टॉपिक डिस्कस होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल कितने 6 फंडामेंटल राइट्स दिए, जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जो कि आर्टिकल किस में दे रखा है, 32 में दे रखा है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर ये आर्टिकल 32 में दे रखा है तो हम सबसे पहले आर्टिकल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उसको किसी तरीके से क्या हो इनकार करता है, किसी भी तरीके से उसको मानने से मना किया जाता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका हनन किया जा रहा है। यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है इसको क्या कहा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। ये हमारा कौन क्या है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक नॉवेल फीचर्स है। कौन क्या है, तो एक नॉवेल फीचर्स है। इसको नॉवेल फीचर सिर्फ इसीलिए कहा गया था, क्यों, क्योंकि यदि कोई हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है तो हम उसके लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहा। तो इसीलिए सबसे पहले हमने कौन सा राइट के बारे में डिस्कस किया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, जो कि हमारे अधिकार की एक तरीके से रक्षा यानी कि गार्डियन करने का भी काम, सिक्योर करने का भी काम करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी के बारे में। राइट टू इक्वलिटी में कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो है, तो आर्टिकल अगर हम बात करें 14 से लेकर के 18 तक है, जो कि बात करता है राइट टू इक्वलिटी के लिए। तो राइट टू इक्वलिटी का क्या मतलब होता है, राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट के लिए क्या है, हर एक पर्सन क्या होगा, तो बराबर होगा। यानी कि जो हमारा कानून है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके सामने हर एक व्यक्ति को क्या रहेगा, तो इक्वल रहेगा, यानी कि बराबर समानता अधिकार रहेगा। चाहे कोई प्रेसिडेंट हो या एक आम पीपल हो, उन सबके पास क्या रहेगा, एक सेम पावर रहेगा कि अगर इन दोनों में से कोई भी अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशन या अनलॉ वर्क किया जाता है तो दोनों को क्या होगा, सेम पनिशमेंट दी जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे कानून के सामने क्या है, हर एक पर्सन क्या है, वो क्या है, तो बराबर है हमारे कानून के सामने। और इसीलिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार सिर्फ इसीलिए दिया गया ताकि हम अपनी कंट्री, जो हमारी डाइवर्स कंट्री है, उसको हम क्या कर सके, एक यूनाइट कंट्री में रख सके और किसी एक समूह का यानी कि किसी एक पर्सन का या किसी एक ग्रुप का हमारे सोसाइटी पे ज्यादा
पावरफुल या ज्यादा वर्चस्व ना चले, उसको रोकने के लिए हमने क्या किया है, तो राइट टू इक्वालिटी का अधिकार दिया है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा अगर किसी अधिकार की जरूरत है, अगर हम बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री की, जब किसी कंट्री में लोकतांत्रिक की स्थापना की जाती है तो उसमें इक्वालिटी की सबसे, जो किसके बेस पे डिपेंड होती है, तो इक्वालिटी के आधार पे ही क्या होता है, लोकतंत्र स्थापित होता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि आज हमारी कंट्री में क्या, हर एक पर्सन को क्या है, राइट टू वोट है। क्या है, तो राइट टू वोट है। तो राइट टू वोट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी पर्सन हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन पर्सन वन वोट। वैल्यू कितनी रहती है, वन वोट। वैल्यू हमेशा उसकी क्या रहेगी, वन वोट रहेगी। चाहे फिर वो मुकेश अंबानी ही वोट करे, या एक चाहे रिच फैमिली का कोई मेंबर वोट करे, या एक कॉमन पीपल, या तो एक अगर कॉमन पीपल वोट करता है तो इन दोनों की वैल्यू कितनी रहेगी, तो एक पर्सन की एक ही वैल्यू रहने वाली है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक इक्वालिटी देखने को मिलता है। दूसरा, अगर कोई रिच पर्सन अगर कोई अनलॉफुल काम करता है तो उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी, वही पनिशमेंट क्या दी जाएगी, एक कॉमन पीपल को दी जाएगी यदि वो कोई अनलॉ काम करता है। तो ये किस चीज के बारे में बताता है, तो ये बताता है कि हमारे कानून के सामने हर एक पर्सन क्या है, बराबर है। और हमारा जो संविधान है, या अगर हम बात करें पॉलिटिकल लीडर्स है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, या गवर्नमेंट है, वो किसी भी कंट्री के, मतलब किसी भी कंट्री कह रहा हूँ, सॉरी, अपनी कंट्री के सिटीजन से किसी भी रिलीजियस के बेस पे, जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो ये क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, उसमें कहा गया है। फिर क्या कहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो किसी भी पर्सन से धर्म के नाम पे, जेंडर के यानी कि कास्ट के नाम पे, सॉरी धर्म के या नस्ल के नाम पे, रिलीजियस के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम से, जेंडर के नाम से, या बर्थ ऑफ प्लेस के नाम से क्या नहीं कर सकती है, तो गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट किसी भी पर्सन से नहीं कर सकती है। फिर क्या गया, हर एक आदमी के पास क्या है, अधिकार है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे, या किसी भी मॉल हो गया, शॉप हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, या सिनेमा हॉल हो गया, वहां पर वो क्या हो सकता है, तो आसानी पूर्वक जा सकता है, अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी खा सकता है, पी सकता है, घूम सकता है। सबको ये एक समान अधिकार दिया गया है। फिर क्या कहा जाता है कि किसी भी पर्सन को क्या है, कास्ट के बेस पे, या अगर हम बात करें कास्ट के बेस पे हो गया, या जेंडर के बेस पे हो गया, फिर रिलीजन के बेस पे हो गया, किसी भी गवर्नमेंट प्लेस पर, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट वॉल हो गया, यानी कि सरकारी कुएं, टैंक्स, जो बाथरूम्स होते हैं, घाट्स होते हैं, रोड, प्लेग्राउंड्स, प्लेस, पब्लिक जो हमारा रिस्टोर मेंटेनेंस होता है, वहां पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। यानी कि अगर हम बात करें सरकार द्वारा बनाए गए जितने भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे कुएं की बात कर ले, टैंक्स की बात कर ले, फिर हम घाट्स की बात कर ले, सड़क की बात कर ले, प्लेग्राउंड्स की बात कर ले, जो भी सार्वजनिक स्थान है उस पे क्या है, उस पे कोई भी तरीके का प्रतिबंध नहीं होगा। ये किसमें, ये भी हमारे राइट टू इक्वालिटी में है। और अगर हम बात करें हर एक सिटीजन के पास क्या है, इक्वली अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उसकी कैपेबिलिटी है या क्वालिफिकेशन है, उसके बेस पे वो कोई भी काम अपने इच्छा के अनुसार कर सकता है, और गवर्नमेंट के किसी भी पोजीशन पे वो जाकर के काम कर सकता है। तो ये भी किसके लिए, तो ये हमारे राइट टू इक्वालिटी को, ये भी हमारे राइट टू इक्वालिटी के अंदर रखा गया है। अब बात करते हैं कि जो आर्टिकल 14 से लेके जो आर्टिकल 18 है, उसमें क्या कहा गया। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति क्या होगा, बराबर होगा। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि अगर कोई किसी व्यक्ति पर रिलीजियस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रेस के बेस पे, जेंडर के बेस पे, या अगर बर्थ प्लेस के आधार पे कोई व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट करता है, तो वो उसके लिए क्या कर सकता है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। फिर क्या आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 16 में कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिटी के बेस पे किसी भी अपॉर्चुनिटी, यानी कि कोई भी काम करने की आजादी होगी। फिर क्या कहा गया, आर्टिकल 17 में कहा गया कि यदि किसी के साथ अनटचेबिलिटी जैसा व्यवहार किया जाता है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, तो कोर्ट जा सकता है और अनटचेबिलिटी को
अनटचेबिलिटी को बढ़ावा ना देने के लिए हमने राइट टू इक्वालिटी को रखा है अपने संविधान में। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। यानी कि यहाँ पे कहा जाता है जो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि जो हमारे नाम के सामने जब हम जैसे कि बात करते हैं राजपूत लगाने की, ब्राह्मण्स लगाने की, तो इन सब में क्या किया है, तो जो उपाधियां नाम के आगे जो हम बात करते हैं तो उसको वहां पे हटाने की बात की गई है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने नाम के आगे अपने रिलीजियस को अगर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, एक तरीके से हमारे सोसाइटी में क्या है, तो एक कास्ट के बेस पे हमें क्या देखने को मिलता है, रिलीजियस के बेस पे क्या देखने को मिलता है, तो एक डिस्क्रिमिनेट या अनइक्वालिटी देखने को मिलता है। तो इसीलिए आर्टिकल 18 में जो टाइटल्स है, जो हमारा जो जितने भी जो टाइटल्स है उसको एबॉलिश करने की बात की गई है। तो ये अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, तो राइट टू इक्वालिटी किस किस आर्टिकल में आता है, तो राइट टू इक्वालिटी आता है आपका और आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 कहता है प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, कास्ट, रेस, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप जेंडर भी कर सकते हैं। फिर कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं कि जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 कहता है एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत है उसको खत्म करने की बात हमारा आर्टिकल 17 करता है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। अब बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल से दिया गया है, तो राइट टू फ्रीडम जो दिया गया है वो दिया गया आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 से 22 किस बारे में बात करता है, राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम के अंदर क्या क्या आता है, हर एक नागरिक को अपनी जो एक्सप्रेशन है, यानी कि अपने जो व्यूज है उसको व्यक्त करने की, दूसरों के सामने रखने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है, पहला। दूसरा क्या है कि हर एक आदमी पीसफुल मैनर में क्या कर सकता है, असेंबली बुला सकता है, यानी कि पब्लिक टू पब्लिक आपस में ग्रुप बना करके मीटिंग कर सकते हैं। फिर कहा गया है कि फॉर्म एसोसिएशन एंड द यूनियंस, यानी कि अगर हम इसमें बात करें हर एक सिटीजन के पास और किस चीज का राइट्स मिलता है, एसोसिएशन और यूनियंस की, यानी कि अपने एक यूनाइटी में रह करके अपने यूनियंस अपनी अखंडता में रहते हुए अपने व्यूज को प्रेस करना, मतलब अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना, ये सब किसमें, तो हमारे राइट टू फ्रीडम में है। फिर क्या है कि हम आजादी पूर्वक एक जगह से दूसरे स्थान पर किसी भी राज्य में स्वतंत्र पूर्वक होकर के घूम सकते हैं, ये भी हमारे राइट टू फ्रीडम में रखा गया है। अब बात करते हैं, देखिए फिर क्या है, रेसिडेंस ऑफ एनी पार्ट ऑफ कंट्री, यानी कि हम भारत के किसी भी राज्य में जाकर के अपने मतलब अपना निवास कर सकते हैं, यानी कि जाकर के बस सकते हैं। फिर प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और द कैरी ऑन द ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, हम किसी भी जगह पर जा करके अपने इच्छा के अनुसार जो हमारा प्रोफेशन हो या जो भी व्यापार करना हो अपने प्रोफेशन के बेस पे हम वो आसानी पूर्वक कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कोई भी पाबंदी नहीं है, बल्कि हम स्वतंत्र होकर के अपने इच्छा अनुसार कोई भी रोजगार कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस यानी कि कोई भी व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या कहा गया, यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम इन सच अ मैनर दैट अ वायलेंट अदर राइट ऑफ फ्रीडम, यानी कि फिर क्या कहा गया है कि हमारे पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि हम दूसरों के अधिकार यानी कि दूसरों की स्वतंत्रता को क्या करें, उस पर वायलेंट करें, यानी कि उस पर हम हावी करें। यानी कि आप अपने स्वतंत्रता का प्रयोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं जिससे दूसरे की स्वतंत्रता के अधिकार का क्या हो, तो उल्लंघन हो। ये भी किसमें कहा गया है, तो हमारे राइट टू फ्रीडम में कहा गया। और आर्टिकल 19 से जो 22 हमारे राइट टू फ्रीडम है वो क्या कहता है कि आर्टिकल 19 में कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ सेंटर राइट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि जो आर्टिकल 19 है वो क्या करता है, हमारे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है यानी कि अपने विचार को व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है उसको प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है, तो आर्टिकल 19 करता है। आर्टिकल 20 क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस, यानी कि जो अपराधों के लिए जो और दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण हमें कौन करता है, तो आर्टिकल 20 ही प्रोवाइड कराता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, जो हमारा राइट टू लाइफ है और जो हमारा पर्सनल लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो आर्टिकल 21।
एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब इमरजेंसी हमारी कंट्री में लगाई जाती है तो कौन से आर्टिकल, मतलब कौन से हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते, तो उसमें एक होगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जो कि इमरजेंसी लगने के बाद भी सस्पेंड नहीं होता, बाकी सारे आर्टिकल्स क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है यानी कि अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास ये अधिकार रहता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ जैसे कि अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है, दशाओं में यानी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निषेध से सुरक्षा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास ये अधिकार रहता है कि वो जान सके कि उसको किस पर्पस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये किस में कहा जाता है? ये आर्टिकल 22 में कहा गया है। अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस की बात करें तो ये हमारा कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक का कहता है? तो ये कहता है हमारा आर्टिकल 25 से आर्टिकल 27। तो हर एक व्यक्ति के पास अपना अधिकार है कि वो किसी भी रिलीजियस में आस्था रख सकता है, बिलीव रख सकता है और उसको क्या कर सकता है, तो फॉलो कर सकता है। उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा लॉ इंटरफेयर नहीं करेगा। हमारी कंट्री में हर एक व्यक्ति को ये स्वतंत्र है कि वो अपने इच्छा के अनुसार किसी भी रिलीजियस पे वो अपनी आस्था रखेगा, उसको फॉलो करेगा या उसकी प्रैक्टिसेस कर सकता है। और हमारी कंट्री में जो हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक सर्कुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी एक विशेष धर्म को ना तो बढ़ावा दिया जाता है, ना ही किसी भी अलग धर्म को क्या है, सेपरेट किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर एक रिलीजियस क्या है, तो बराबर है। इसीलिए हमारी कंट्री में हर एक व्यक्ति को इस चीज की स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने इच्छा के अनुसार किसी भी रिलीजियस को फॉलो कर सकता है, उसमें अपनी आस्था रख सकता है या उसको अपना सकता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 ये कहता है कि अंतकरण और धर्म की अवध रूप से मानने, उच्चारण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। यानी कि आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए प्रैक्टिसेस कर सकता है, यानी कि उसकी प्रैक्टिसेस मतलब उसको मान सकता है, उसको जो रिलीजियस है उसके रूल्स को वो फॉलो कर सकता है, उसमें जो भी धाराएं दी गई है उसको अपना सकता है और उसका प्रचार कर सकता है आजादी पूर्वक। किसमें कहा गया? आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है कि जो भी धार्मिक कार्य उसमें स्वतः, यानी कि जो भी रिलीजियस अफेयर्स होगा उसमें क्या होगा, वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकता है। और आर्टिकल 27 क्या कहा गया? आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी भी विशिष्ट धर्म में जो अभिवृद्धि के लिए करों को सदस्य के बारे में, यानी कि अगर हम बात करें आर्टिकल 27 क्या कहता है, वो डील करता है टैक्स पेमेंट ऑफ प्रमोशन एनी पर्टिकुलर रिलीजियस के बारे में। ये किसमें? तो आर्टिकल 27 में कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का 3 राइट्स जो कि हमने डिस्कस किया और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हमने पहला क्या डिस्कस किया था? तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो क्या है, वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। फिर हमने राइट टू इक्वालिटी की बात की जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। फिर हमने राइट टू फ्रीडम की बात की जो कि कहाँ से, आर्टिकल 19 से 22 तक है। फिर हमने डिस्कस किया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस जो कि हमारा आर्टिकल 25 से 27 तक है। बाकी के जो राइट्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम उसको नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक में पहले अपने जो डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे, तब जा करके हम अपना आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये जो एनसीईआरटी सीरीज आपकी चल रही है तो वो आपको पसंद आ रही होगी। तो आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।